नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ रजनी गुप्ता का लिखा उपन्यास किशोरी का आसमां से अगला भाग लेकर। चौथा भाग। हमारे यहाँ सबको बढ़िया खाना खाने का शौक़ है। समझ लो सब बातें ठीक से। किशोरी को हिदायतें दी जाती। दाल भात, 2 सब्जी, रायता और खाने के बाद मीठो ज़रूर हो चाहिए। मल्लो भाभी को समझाने लगती। इसी तरह की चीज़ें रोज़ बनानी पड़ेंगी। रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती और फिर साफ़ सफाई के काम में लग जाती। परंतु यह है क्या, सासू जी किसी न किसी बात पर मिसाने लगती। ये सफाई है तुम्हारी? देखो अलमारी के ऊपरी कोने पर कितेक धूल जमी है। ऊपर से चमकाने से क्या फ़ायदा। उनकी तुनक मिजाजी और कड़क बातें सुनकर वह घबरा उठती। गांव के कामों और यहाँ के कामों में कितना अंतर है। खाने में जरा सी चूक हो जाए तो वे झल्ला पड़ती। कितने ध्यान रख तुम आओ, चावल इतने गीले कर दे, जला डारी सब्जी, राम राम, कितने मिर्ची झोंक दई साग में। हे भगवान, कैसे कंजड़ों के घर से चली आई ये मुँह उठाकर। ढंग की साग सब्जी तक बनाए को सबूर नहीं, बस इनसे तो रोटी ठुकवा लो। अरे अरे सकरे आटा लगे हाथ, हाथन से कनस्तर छू दे, ले बासन भी बेकार कर दे। फिर उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाता। उनके मुंह में उस वक्त जो भी आता, चाहे वो नीम की निवौरी से भी ज़्यादा कड़वा क्यों न हो, वे उसे किशोरी के भीतर उतार कर ही चैन लेती। जवाब देते में उसकी जुबान लड़खड़ाने लगती। ससुर जरूर किशोरी के हाथों की बनी साग सब्जी की तारीफ करते। बहू के हाथों में रसांद देखो कितेक स्वादिष्ट आलू बनाए। सुनते ही उनकी कनपटी तपने लगती और वे मन ही मन भुनभुनाने लगती। शाम को आते ही ससुर ने कहा, बहू आज कोफ्ते की सब्जी बनाओ। जब से बहू आई है बढ़िया बढ़िया खाने पीने का शौक चर्राने लगा है। पीछे की बात उन्होंने भवानी देवी को सुनाने के लिए कही। फिर वे धीमे धीमे मुस्कराने लगे, लेकिन उन्हें ये मुस्कान डंक सी चुभती। इस घर में अब कोई मुझे तवज्जो नहीं देता। जो देखो वही इस नासपिटी का जाप जपे जा रहा है। मल्लो भी इसके पास घुसी रहती है। लड़का तो हाथ से निकल ही गया। तिलमिलाहट के मारे वे सिर पकड़कर बैठ गई और फिर किसी बहाने रसोई में आई। चोर निगाहों से चारों तरफ देखा, फिर आश्वस्त होकर मुट्ठी भर नमक खौलती सब्जी में उड़ेल दिया। लो अब कर लो बहू की तारीफ है जी भर के। बहुत अच्छी सब्जी बनाती है ये चुड़ैल। सो लो अब चैन से चखो इस सब्जी को। पहला कौर मुंह में डालते ही आग थू थू करते ससुर उठ खड़े हुए। इतनी खारी सब्जी। जयपाल ने तरेरती निगाहों से उसे देखा तो वह सहम गई। ये कैसे हो गया? हमने तो अच्छी तरह गिनकर मात्र 2 टुकड़े नमक के डाले थे, फिर यह कैसे हो गया? कोई काम ढंग से करवे को अक्ल तो है ना। देखा जाने खानदानी खान पियन आई तो है निराट गांव से। भवानी देवी मुंह बिचकाते हुए हट कर बोली, लेकिन किशोरी ने फटाफट दूसरी सब्जी तैयार करके सबको खाना खिलाया। उस दिन के बाद से वह खाना बनाकर तब तक रखवाली करती रहती जब तक कि सब लोग खा न लें। उसके बाद ही वह कुछ और काम करती। दोपहर को जब कभी वे पड़ोस में किसी से गपियाने जाती, मंदिर में जाती, भगवती बाबू उसी मौके पर किशोरी के पास जल्दी से पहुंच जाते। सुनो, हम बाजार से गर्मा गर्म जलेबी लाए हैं। मंदिर वाली अलमारी के पीछे वाले आले में रखी है, तुम खा लेना। किशोरी के कपड़े देखकर वे भुनभुनाने लगते। खुद तो बनी ठनी घूमती रहती है लेकिन तुम्हारे लिए। लेकिन वे चाह कर भी पत्नी का विरोध नहीं कर पाते। वे उनकी छाती पर तनी पिस्तौल की तरह हावी रहती। दरअसल भवानी देवी का रईस खानदान से ताल्लुकात था। शादी के बाद भगवती बाबू को अपने कारोबार में लंबा चौड़ा घाटा झेलना पड़ा। माल लदे 2 ट्रक लापता हो गए। सो वे अपना पुश्तैनी मकान दुकान छोड़कर यहाँ अपनी बहन के यहाँ आन बसे। कहाँ ग्वालियर शहर की पढ़ी लिखी भवानी देवी और कहाँ इस मामूली से कस्बे के 2 कमरों वाले किराए के मकान में गुजर बसर करने की मजबूरी। लेकिन वे करें तो क्या करें, कहाँ जाएं? मन मसोस कर रह जाती। उनके आपसी रिश्तों में भी धीरे धीरे गांठें बनती गईं।
कभी एक दूसरे का अहम टकराता तो कभी धनाभाव से उपजी कुंठा उन्हें सहज नहीं रहने देती। भगवती बाबू सब जानते बूझते भी चुप्पी ताने रहते। विवश भाव से हालातों के सामने घुटने टेकने के सिवाय उनके पास कोई और भी रास्ता नहीं था। आखिर कहाँ जाएं वे, क्या करें? बहन के अलावा कोई और रिश्तेदारी तो नहीं, तो सिर ठिकाने के लिए उन्हीं के फालतू पड़े घर में किराया देकर आसरा ले लिया। लेकिन पत्नी का रुतबा रौब और बड़ बोलापन बदस्तूर कायम रहा। पत्नी के बारे में यही बातें वे किशोरी से कहना चाहते। पत्नी को कुंठा, ईर्ष्या, झगड़ालू स्वभाव और जली काटी बातें सुनाना उनके अकेलेपन जैसे भीषण दंश और एकांतवास से शायद बेहतर विकल्प था। सो इसी तर्क से वे खुद को बार बार संतुष्ट करते रहते। सुनी सार भली के मरखा बैल भली। ससुराल में किशोरी के लिए वक्त नापने का एक ही जरिया था, चढ़ती उतरती धूप को देखते रहना। जैसे ही धूप पीली भीत से नीचे सरकती, वह पति जयपाल के आने की बाट जोहने लगती। शाम को वह छत पर पड़े सूखे कपड़ों को तह करके रखने जाती और घर के सामने वाली ऊंची बिल्डिंग की खिड़कियों से झांकती। बीड़ी बनाने वाली कंपनी की मालकिनों को बड़े गौर से देखती, कितनी आन बान शान से रहती हैं। उन्हीं में से एक नई उम्र की लड़की से किशोरी की राम राम दुआ सलाम होने लगी। वह किशोरी को किसी न किसी स्वेटर में उलझे देखती तो नमूना पूछने लगती। किशोरी अभी उसी से बतिया रही थी कि बगल वाले घर की लड़की ने टेरा, भाभी ओ भाभी। किशोरी ने पलट कर नीचे झांका, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे ढेर सारे पत्तों के बीच एक मोटी औरत पसल्ला मार कर बैठी थी। उसकी बेटी एक एक पत्ते को आहिस्ते से साफ करके अलग रखती जाती और माँ फुर्ती से छोटी छोटी सीकों के दोने पत्तल बनाने में जुटी थी। भाभी ओ भाभी, फिर वही आवाज़। उसने घूंघट की ओट से पीछे की तरफ गर्दन घुमाई। नैचे देखो तुम्हारे घरे को आओ, दरवाजे पे बैलगाड़ी ठाड़ी, शायद तुम्हारे मायके से आओ कोई। सुनते ही धक रह गई वह। नहीं नहीं, इतनी जल्दी मायके नहीं जाना चाहती वह, लेकिन ये कितनी बड़ी मुसीबत है कि बापू ने फिर से लिबुआ भेज दी। अबे 10 दिना भी पूरे नायब है, अब क्या करे, कैसे मना कर दे। न यहाँ किसी के सामने उसकी जुबान खुल पाती, न वहाँ बापू के सामने कुछ बोलने की हिम्मत पड़ती। सोचते हुए किशोरी के भीतर खलबलाहट होने लगी। तभी सासू जी की गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। 4 दिन आवे के नहीं भय और फिर आए गए लिबुआ, देख तो ले जमानों का आएगा। इस वक्त किशोरी के भीतर से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रही थी, काश कोई मना कर दे कि नहीं भेज सकते हम बहू को। लेकिन इस मामले पर ना तो ससुर कुछ कहते और ना ही ये। आज इनसे 2 टूक बातें करके निर्णय देखते हैं। ऐसा निर्णय करके वह जयपाल के आने की आतुरता से बाट जोहने लगी। सूरज नीचे सरक चुका था, सो अंधियारे से इत्मीनान से अपनी देह फैला दी। किशोरी को लालटेन जलाने की याद आई। फिर ध्यान आया, अरे इतने तो लाइट है। खटका दबाओ और पल भर में बल्ब की रोशनी से कमरा जगर मगर करने लगता है। कितना अंतर है यहाँ और वहाँ की रातों में। तभी जयपाल के आने की आहट सुनाई दी। पल भर के लिए तो मैं ऐसा उमड़ा कि बस दौड़ कर लिपट जाए उनके गले से और पूरी ताकत से चीख पड़े, नहीं जाना हमें कहीं तुम्हें छोड़कर, मत भेजो हमें गांव। लेकिन इस आवेग को सख्ती से दबाते किशोरी बरामदे तक आई। कलेजे के भीतर भट्टी की तरह आग सुलग रही थी। नीचा घूंघट किए किशोरी दीवार की आड़ में सारी बातें सुनने लगी। इतने जल्दी फिर से लिबुआ भेज दे, का करी? पिताजी की आवाज़ थी। मना कर दो, सास ने कहा, हिम्मत नहीं पड़ रही। बिजनंदन कह रहा कि बापू ने अर्जेंट बुलवाए, ऐसो कौन सो काम रुक गो इनके बिना, मना कैसे कर दे। उन्होंने आगे बोलने से खुद को रोक लिया। कुछ दिन पहले बापू ने 4-5 हज़ार रुपये उनके हाथ में थमाते हुए कहा था, दुकान पर सामान बढ़ा लो, जे पैसा रख लो और इनके बारे में घरे बतावे की ज़रूरत नहीं, लड़का से भी मत कहियो। ससुर को चुप देखकर सास बिफर पड़ी। चुप्पी काय साध ले, बोलो जवाब दो। चौके में बर्तनों की खड़बड़ सुनकर सास ने तुरंत किशोरी पर निशाना ताना। जाब अपने घर है, तुम अपने खो बहुत चंट बहुत सयानी समझती काय। अपने बाप से कह काउती कि कह एक दिन बाद बुलाए लियो हमें,
हम सब जानत तुम्हारे गुण करम। बिना जवाब दिए अन्यमनस्क किशोरी पूर्ववत अपना काम करती रही। सारा लावा भीतर ही भीतर खदबदाता रहा। हाथ मशीन की तरह खाना बनाने में जुटे रहे। सब चुपचाप खाते रहे। थालियों की आवाज़ें आती रही, लेकिन घूंघट के भीतर किशोरी बार बार अपने उमड़ आते आंसुओं को पोंछती रही। क्रमशः रात की घड़ी नज़दीक आने लगी। कमरे में पहुंचकर लगा जैसे चारों तरफ उमस ही उमस भर गई हो। उसकी आंखों पर टिकी थी पति की निगाहें। उदासी कैसी भी छिप नहीं पा रही थी। वह ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकी और सुबकने लगी। क्या बात हो गई? अम्मा ने कुछ कहा क्या? किशोरी से कुछ भी बोलते नहीं बना। लगा जैसे वक्त ठहर गया हो वहाँ। उसकी आंखें रोते रोते लाल भभूका हो गई तो जयपाल ने उसे अपने सीने से चिपटा लिया और बच्ची की तरह पुचकारते हुए पूछने लगे, सच्ची सच्ची बताओ क्या बात है? लेकिन फिर भी उसकी रुलाई नहीं थमी तो जयपाल ने किशोरी का आंसुओं भरा चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया और आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ क्या बात हो गई? मैं हूँ न तुम्हारे हर सुख दुख में साथ देने वाला, बोलो। सुनकर लगा जैसे कमरे में ठहरी उमस के बीच अचानक पनीली हवा का झोंका भर गया हो। अपनी अधमुंदी पलकों से आंसू पोंछते हुए एक मध्यम सी आवाज़ गले से निकली, हमें नहीं जाने गांव तुम्हें छोड़ के। तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगत होता। तुम मना काहे नहीं कर देत? हम सही कह रहे। ये क्या कह रही हो किशोरी? जयपाल को विश्वास नहीं हो पा रहा। वे अनकही आत्मीयता से भर उठे। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर शहद ही शहद भरता जा रहा है। फिर वे बड़ी मुग्ध मुद्रा में किशोरी को निहारने लगे। प्यार के अतिरेक से वे किशोरी के कंधे, बाल, माथे, ओंठों और हथेलियों को चूमते हुए किसी अनाम दुनिया में पहुंच गए। उनके ओंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान उतरती गई। फिर वे लड़ियाती आवाज़ में बोले, और तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत हो जाती है इसका अंदाज़ा लगा सकती हो तुम? ये मेरे कपड़े जिनमें ढेर सारा गुड़, तेल वगैरह चिपका रहता है, जिन्हें तुम अपनी मेहनत से चमकाती हो, इन्हें मुझे खुद साफ करना पड़ता है और मुझसे साफ होते नहीं। आदतें जो बिगाड़ दी हैं तुमने। जो खाना तुम रोज़ टाइम से बनाकर मान मनुहार से परोसती हो, वह मुझे देर सवेर मिलता और वो भी उल्टा सीधा। लेकिन हम क्या करें, मन मार कर खाना पड़ता। सच्ची कह रहा हूँ किशोरी, तुम्हारे बिना मैं भी रात रात भर करवटें बदलता रहता हूँ। मैं तुम्हें ठीक से कैसे समझाऊँ किशोरी, मैं भी कहाँ रह पाता हूँ तुम्हारे बगैर। तुम मना काहे नहीं कर दे? तुम्हारे घर पर सब का कहेंगे? पिताजी से कैसे बोल दें? तुम तो जानती हो अपने यहाँ बाप के सामने बेटों की जुबान पर ताला लग जात है। फिर बात तुम्हारे बारे में है, कुछ भी कहेंगे तो चार जने यही चर्चा करने लगे। लुगाई के बगैर नहीं रहा जा रहा। बोलो, गलत कह रहा हूँ क्या? थोड़ी देर तक वे इसी मुद्रा में डूबे रहे। फिर गंभीरता का कवच पहनते हुए अचानक किसी बच्चे की तरह खिलखिला पड़े। किशोरी, एक आइडिया, हम वहाँ आएंगे तुम्हारे घर। बताओ ठीक रहेगा? तुम कहो तो हम कल ही आ जाएं। हट, कहते हुए किशोरी की आंखों में शर्म की चिड़िया बैठ गई। उसके चेहरे पर आते जाते भाव को पढ़ते और अपने से लपेटते जयपाल बोले, किशोरी तुम दुबली बहुत हो। खूब सही से रहना और खूब सही से खाना पीना। यहाँ अम्मा की दिन रात की किल्ल पिल्ल कलह से छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें। सुनकर किशोरी को जैसे लगा कि उसके चारों तरफ से ढेर सारी खुशबू किसी ने छिड़क दी हो। एक अद्भुत अनूठा सुख वहाँ अपनी जगह बनाता जा रहा था। फिर वह पति के कंधों पर खुद को टिकाए बोली, उतन कौन सो आराम है? काम ही काम फैले रहत हर वक्त, लेकिन जा किल्ल किल्ल तो नहीं है। जयपाल ने उसे इधर उधर से गुदगुदाते हुए कहा, खूब चैन की बांसुरी बजाना, वहाँ निश्चिंतता से रहना। फिर मैं तो आऊँगा ही तुम्हारे पास, फिर काहे की चिंता। जयपाल के बोलों से उसका रोम रोम खिल उठा। लगा जैसे रंग बिरंगे पतंगे उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हों। उसे खुश देखकर जयपाल उसे छेड़ते हुए बोले, अभी अभी तो रो रही थी, अभी आंखों में भंसारे जैसे चमक दिखाई देने लगी। सारी रात कैसे गुजरी पता ही नहीं चला। आपसी गिले शिकवे धुल पूछकर बारिश से धुली सुबह की तरह उजास में बदल गए। ताजगी भरी मजबूत आवाज़ में जयपाल ने सोती किशोरी को जगाया, देखो मैं जल्दी ही आऊँगा वहाँ तुम्हारे पास। मिलने की बात पक्की रही। और लो, ये रख लो कुछ रुपए, आराम से खर्च करना और कुछ दिन ठाठ से रहना। आऊँगा ना जल्दी से। उस आवाज़ में भरोसे की खनक थी। किशोरी ने मुंदी पलकें खोली, फिर पति के सीने से लग गई। हम चिट्ठी भेजे काऊ के हाथन, जरूर आना।
आखिर बात बोलते हुए आंसू भर आए। तभी नीचे से नल चलाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुंडी खोलकर किशोरी झटपट बाहर की तरफ मुड़ी, फिर घूंघट नीचे सरकाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगी। नल का हत्था खींचती सास ने टेढ़ी नज़रों से उसे घूरा, लेकिन उनके गूढ़ार्थ को जानबूझकर परे धकेलती किशोरी की चाल में गजब की स्फूर्ति और तरंग थी, जिसे उन्होंने ताड़ लिया और मन ही मन अपना हिसाब किताब बिठाने की जुगत बढ़ाने लगी। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।